हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ मैं आपके सामने। हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर। एक कंपनी में जो ऑडिटर अपॉइंट होता है उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है और क्या क्या डिसक्वालिफिकेशन होती है। तो कौन पर्सन ऑडिटर बन सकता, उसके लिए हम लोगों ने आंसर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एक इंडिविजुअल पर्सन जो कि सीए है और उसके पास में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, वो पर्सन ऑडिटर बन सकता है। ओके, सेकेंड पॉइंट आपके सामने दिख रहा होगा कि एक पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी को भी आप ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन उसमें एक शर्त है कि उसके मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर क्वालिफाइड होने चाहिए। मतलब मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर सीए हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होने चाहिए। अगर आपने एक ऐसी फर्म को ऑडिटर अपॉइंट किया जिसमें कुछ पार्टनर सीए हैं, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर क्वालिफाइड हैं, और कुछ दूसरे पार्टनर्स भी हैं लाइक सीएस हैं, सीए में हैं, लॉयर हैं, तो ऐसे केस में सेकंड पॉइंट आपके सामने दिख रहा होगा कि ऑडिट भी वही पार्टनर करेगा जो कि सीए है और ऑडिट रिपोर्ट पे साइन भी वही पार्टनर करेगा जो कि सीए है। ओके, कौन पर्सन ऑडिटर बन सकता, इसका आंसर यही समाप्त होता है। अब बात आती है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब यह है कि हमें ये बताइए कि एक पर्सन सीए होने पर भी किन किन परिस्थितियों में ऑडिटर नहीं बन सकता है। तो हम यहाँ पे 13 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। याद करने के पर्पज से मैंने इसको 13 पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है। तो कौन पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता, इसके हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 3 पॉइंट पढ़ लिए थे। बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट एलएलपी, एक बॉडी कॉर्पोरेट, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती। सेकंड पॉइंट था एम्प्लॉय और ऑफिसर ऑफ कंपनी, हमारी कंपनी का एम्प्लॉय और हमारी कंपनी का ऑफिसर ऑडिटर नहीं बन सकता है। थर्ड पॉइंट था कि कंपनी के एम्प्लॉय और ऑफिसर का एम्प्लॉय और पार्टनर, मतलब हमारी कंपनी के एम्प्लॉय का एम्प्लॉय भी ऑडिटर नहीं बन सकता है। ये तीनों पॉइंट्स हम लोगों ने विथ एग्जांपल्स अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कर लिए थे। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। अपनी हेडिंग ये है कि कौन पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता। तो अपनी हेडिंग में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है पॉइंट नंबर 4। कौन पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता। 3 पॉइंट क्या क्या पढ़ लिए? बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट एलएलपी, एम्प्लॉय और ऑफिसर ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉय और पार्टनर ऑफ एम्प्लॉय और ऑफिसर ऑफ द कंपनी। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। याद रखना क्या है? रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन। कौन पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता? डायरेक्टर का रिलेटिव और की मैनेजरियल पर्सन का रिलेटिव ऑडिटर नहीं बन सकता है। ओके, तो रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन कवर होते हैं? यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि आखिर रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन कवर होते हैं। तो रिलेटिव की डेफिनेशन में आप लोगों को पता है फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस। ओके, कौन कौन? फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस। उसके बाद आता है सन, डॉटर, सन्स वाइफ, सन्स वाइफ, ये हो गया हमारा एच पॉइंट, और डॉटर्स हस्बैंड, ये हो गया हमारा आई पॉइंट। कौन पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता?
तो डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन का जो रिलेटिव होता है वो पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता है। रिलेटिव की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में जो दे रखी है वो क्या है, वो डेफिनेशन ये है, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस, सन, सन्स वाइफ, डॉटर, डॉटर्स हस्बैंड। ओके, ये है हमारे रिलेटिव की डेफिनेशन इंडिविजुअल के लिए। फिर एक रिलेटिव की डेफिनेशन हिंदूज अनडिवाइडेड फैमिली के लिए ये होती है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ HUF आर रिलेटिव। अगर आप एक हिंदूज अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट हो तो क्या बोला, ऑल द मेंबर्स ऑफ HUF आपस में रिलेटिव माने जाते हैं। तो अगर आप HUF का हिस्सा हो तो सारे HUF के मेंबर रिलेटिव है, और आप HUF का हिस्सा नहीं हो, इंडिविजुअली देखना है, तो ये रिलेटिव की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। इस रिलेटिव की डेफिनेशन में कुछ पॉइंट और है, जस्ट लाइक स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, फिर स्टेप सन। स्टेप डॉटर नहीं है और स्पाउस में तो स्टेप का कोई सिस्टम नहीं है। तो कौन पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता, तो रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन, हमारी कंपनी के डायरेक्टर और हमारी कंपनी के की मैनेजरियल पर्सन के रिलेटिव ऑडिटर नहीं बन सकते हैं। अब बात ये आती है कि की मैनेजरियल पर्सन किसको कहते हैं। तो की मैनेजरियल पर्सन हम लोग कहते हैं, की मैनेजरियल पर्सन हम लोग कहते हैं किसको, मैनेजिंग डायरेक्टर को, होल टाइम डायरेक्टर को और मैनेजर को। फिर आता है हमारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, हमारे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को, और फिर आता है हमारे कंपनी सेक्रेटरी को। कौन पर्सन की मैनेजरियल पर्सन होता है, तो हमारी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, CEO, CFO, CS, और इसके साथ आता है एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड पर्सन। और भी सरकार कल को किसी को प्रिस्क्राइब्ड कर दे तो उसको हम लोग की मैनेजरियल पर्सन कहेंगे। ओके, आसान शब्दों में सुनना, हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की मदर ऑडिटर नहीं बन सकती है, हमारी कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर का ब्रदर ऑडिटर नहीं बन सकता है, हमारी कंपनी के मैनेजर के फादर ऑडिटर नहीं बन सकते हैं, हमारी कंपनी के CFO की सिस्टर ऑडिटर नहीं बन सकती है। तो कौन पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता, ये पिक्चर क्लियर रखना। अब आप एक बात को नोट करना, ब्रदर्स वाइफ और सिस्टर्स हस्बैंड को रिलेटिव की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया है। उसके बाद जो हमारे अंकल होते हैं ना, अंकल भी रिलेटिव की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए इस केस में ऑडिटर बन सकता है क्या, क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में मिस्टर मुकेश अंबानी कौन है, मुकेश अंबानी हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, मैनेजिंग डायरेक्टर की सिस्टर है, मान लीजिए सिस्टर है मिसेस गीता, उस गीता का हस्बैंड है, तो क्या गीता के हस्बैंड जो है मिस्टर X वो रिलायंस कंपनी में ऑडिटर बन सकते हैं? द आंसर इज यस, बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टर्स हस्बैंड को हम लोग डेफिनेशन में कवर ही नहीं करते रिलेटिव की। इधर लिखा हुआ है ना, सिस्टर नहीं बन सकती है, ब्रदर नहीं बन सकता है, सिस्टर्स हस्बैंड के लिए मना किया क्या? नहीं किया। तो यहां पे आपको लगेगा कि यार सिस्टर्स हस्बैंड तो रिलेटिव है, हाँ आपकी फीलिंग्स के हिसाब से वो रिलेटिव है, लेकिन हमारे कंपनी जेक के रिलेटिव के डेफिनेशन में कवर नहीं होने की वजह से यहां पे हम इसको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो अपनी भावनाओं के हिसाब से आंसर मत देना, कंपनीज एक्ट में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कौन पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने पॉइंट नंबर 4 डिस्कस किया कि रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकते हैं। चलते हैं, हम लोगों को 13 पॉइंट्स पढ़ने हैं, चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। कौन पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता? एक पर्सन who is in
फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, एक व्यक्ति जो कि कहीं दूसरी जगह फुल टाइम जॉब कर रहा है, एम्प्लॉय है, ऐसे पर्सन को हम लोग ऑडिटर अपॉइंट नहीं करते हैं। चलिए इस पॉइंट को भी 2 मिनट डिटेल में समझ लेते हैं। ये वाला पॉइंट आखिर क्या कहना चाह रहा है? अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, ये पॉइंट ऐसा कहना चाह रहा है कि मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक कंपनी है इन्फोसिस लिमिटेड। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में मिस्टर एक्स फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, मतलब मिस्टर एक्स यहाँ पे फुल टाइम नौकरी करता है। ओके, बताइए क्या मिस्टर एक्स रिलायंस कंपनी में ऑडिटर बन सकता है? नहीं बन सकता। ये कौन से पॉइंट ने मना किया? ये मना किया था पॉइंट नंबर 2 ने। देखो पॉइंट नंबर 2 ने क्या बोला था? हमारी कंपनी का एम्प्लॉय हमारे यहाँ ऑडिटर नहीं बन सकता है। तो ये हमारी कंपनी का एम्प्लॉय है, रिलायंस का एम्प्लॉय रिलायंस में ऑडिटर नहीं बन सकता, ये तो पॉइंट नंबर 2 में लिख रखा है। तो मिस्टर एक्स रिलायंस में ऑडिटर नहीं बन सकता। अब ये पॉइंट ऐसा बोल रहा है कि इन्फोसिस कंपनी मिस्टर एक्स को ऑडिटर अपॉइंट करना चाहती है तो कर सकती है क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि इन्फोसिस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए मिस्टर एक्स कहीं दूसरी जगह एम्प्लॉयमेंट में है। एल्सवेयर का मतलब समझ रहे हो? इन्फोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि मिस्टर एक्स हमारा एम्प्लॉय नहीं है, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एम्प्लॉय है। तो एक व्यक्ति जो कि किसी दूसरी जगह फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होता है उसको हम लोग ऑडिटर अपॉइंट नहीं करते हैं हमारी कंपनी में। तो पॉइंट नंबर 5 ने ऐसा कहा कि अगर मिस्टर एक्स रिलायंस में जॉब करता है तो मिस्टर एक्स इन्फोसिस में ऑडिटर नहीं बन सकता है। अब यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए कहीं दूसरी जगह। क्या आप लोगों को पॉइंट नंबर 5 समझ में आया? ओके, अब एक बात को ध्यान से सुनना, ये जो पॉइंट नंबर 2 हम लोगों ने कल पढ़ा था, एम्प्लॉय और ऑफिसर ऑफ द कंपनी, हमारी कंपनी का एम्प्लॉय हमारी कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता। यहां पे एम्प्लॉय के साथ में फुल टाइम और पार्ट टाइम वर्ड लगा हुआ नहीं है। मतलब अपनी खुद की कंपनी का एम्प्लॉय है तो वो चाहे पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम हो वो ऑडिटर नहीं बन सकता है। लेकिन अगर दूसरी कंपनी में कोई फुल टाइम एम्प्लॉय है तो वो हमारी कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता है। अगर वो दूसरी कंपनी में पार्ट टाइम एम्प्लॉय है तो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 5 दोनों ने ही मना नहीं किया है उसको ऑडिटर अपॉइंट करने से। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर क्वेश्चन पूछ लेता हूं। मान लीजिए कि मिस्टर वाई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में पार्ट टाइम एम्प्लॉय है, तो क्या मिस्टर वाई रिलायंस कंपनी में ऑडिटर बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 ने बोला कि जिस कंपनी में आप नौकरी कर रहे हो उस कंपनी में आप ऑडिटर नहीं बन सकते। अब वहां पे नौकरी में फुल टाइम पार्ट टाइम वर्ड लिखा हुआ नहीं है, तो जब जिस कंपनी में नौकरी कर रहे हो उसी कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट होने की बात आती है तो फुल टाइम और पार्ट टाइम वर्ड को हम लोग इग्नोर करते हैं। अगर आप हमारी कंपनी के एम्प्लॉय हो हमारी कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकते। तो ये आंसर में दोनों जगह नो आपने किया पॉइंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग। पॉइंट नंबर 5 ने क्या कहा था? इन्फोसिस कंपनी मिस्टर ए को ऑडिटर अपॉइंट करना चाहती है जो कि दूसरी जगह फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, तो क्या उसको ऑडिटर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। लेकिन क्या मिस्टर वाई जो कि दूसरी जगह पार्ट टाइम एम्प्लॉय है उसको ऑडिटर बना सकते हैं? यस बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 के अकॉर्डिंग आंसर बता रहा हूं, पॉइंट नंबर 5 ने मना नहीं किया। कौन पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता, इसके अपने को 13 पॉइंट्स पढ़ने हैं। हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं 5 पॉइंट्स। चलिए हम लोग चलते हैं 6 पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 6, कौन पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता? तो पॉइंट नंबर 6 का कहना है या पर्सन हु इज ऑडिटर ऑफ मोर देन 20 कंपनीज,
एक व्यक्ति जो कि 20 से ज़्यादा कंपनी में ऑडिटर है वह पर्सन ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इसका मतलब समझिए कि कंपनीज एक्ट ने मैक्सिमम कितनी कंपनी अलाउ करी है। तो कंपनीज एक्ट का कहना है कि एक पर्सन मैक्सिमम 20 कंपनीज में ऑडिटर बन सकता है। एक व्यक्ति, एक सीए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी कंपनी में ऑडिटर बन सकता है? 20 कंपनी में स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन सकता है। अभी एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो 20 की लिमिट है ना, ये पर पर्सन है। पर पर्सन का मतलब समझ रहे हो? एक व्यक्ति 20 कंपनी में ऑडिटर बन सकता है, एक व्यक्ति। अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म है, मान लीजिए हमारे एग्जांपल में कि हमारी पार्टनरशिप फर्म है और हमारी पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर है, ए, बी एंड सी, और तीनों ही सीए हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, तो ये पार्टनरशिप फर्म कितनी कंपनी में ऑडिटर बन सकती है? ये पार्टनरशिप फर्म ऑडिटर बन सकती है 20 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 60 कंपनीज में ऑडिटर बन सकती है। क्योंकि जो 20 की लिमिट है ना, वो एक सीए की लिमिट है। पार्टनरशिप फर्म में अगर 10 पार्टनर होंगे तो इस लिमिट को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आपको यहां तक समझ आया? ओके, अभी इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है अपने को, तो चलो हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वाइल काउंटिंग 20 कंपनीज, क्या बोला? वाइल काउंटिंग 20 कंपनीज एक्सक्लूड द फॉलोइंग कंपनीज। किसको किसको एक्सक्लूड करना है? स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी एंड अ कंपनी, प्राइवेट कंपनी having paid up capital less than 100 करोड़। 20 कंपनी की लिमिट में हम इन कंपनियों को इंक्लूड नहीं करते हैं। किनको किनको इंक्लूड नहीं करते हैं? स्मॉल कंपनी को इंक्लूड नहीं करते हैं, डोरमेंट कंपनी को इंक्लूड नहीं करते हैं, 1 पर्सन कंपनी को इंक्लूड नहीं करते हैं, और प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से कम है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? तो मैं एग्जाम्पल समझाने के लिए स्मॉल कंपनी वर्ड यूज करूंगा जो कि एक्सक्लूजन में है, और आप समझ जाना कि देखते हैं ये एग्जाम्पल क्या कहता है। देखो बात क्या है कि मान लीजिए मिस्टर ए नाम का एक सीए है, वो कितनी पब्लिक कंपनी में ऑडिटर है? वो भाई साहब पब्लिक कंपनी में ऑडिटर है 15, और वो कितनी स्मॉल कंपनी में ऑडिटर हैं? तो वो भाई साहब स्मॉल कंपनी में ऑडिटर हैं 5। तो टोटल मिला के वो कितनी कंपनी में ऑडिटर हो गए? वो ऑडिटर हो गए 20 कंपनीज में। कितनी कंपनी में ऑडिटर हो गए? 20 कंपनीज में। बताइए कंपनीज एक्ट इसको अलाउ करेगा कि नहीं करेगा? कंपनीज एक्ट इसको अलाउ करेगा कि नहीं करेगा? इसको अलाउ कर देगा। क्या बोलेगा कंपनीज एक्ट? कंपनीज एक्ट ने बोला हमारे यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट 20 कंपनी की है, आप 20 कंपनी में ऑडिटर है, और वैसे भी हम लोग 20 की लिमिट में स्मॉल कंपनी को काउंट करते ही नहीं है, तो हमारे हिसाब से तो आप 15 कंपनी में ही ऑडिटर हो हमारी काउंटिंग के हिसाब से। तो ऐसे केस में कंपनीज एक्ट आपको मना नहीं करेगा, अलाउ कर देगा। केस नंबर 2 सुनना। मिस्टर बी नाम का एक सीए है, मिस्टर बी नाम का सीए 20 पब्लिक कंपनी में ऑडिटर हैं और 30 स्मॉल कंपनीज में ऑडिटर हैं, कुल मिला के 50 कंपनियों में ऑडिटर है। क्या कंपनीज एक्ट इसको अलाउ करेगा? देखते हैं कंपनीज एक्ट ने क्या बोला। कंपनीज एक्ट ने बोला कि एक पर्सन मैक्सिमम 20 कंपनियों में ऑडिटर बन सकता है, और उन 20 कंपनियों में हम स्मॉल कंपनी को नहीं गिनते हैं। अब मुझे बताओ कि स्मॉल कंपनी को तो गिनना ही नहीं है, और गिनना ही नहीं है तो स्मॉल कंपनी को अगर एक्सक्लूड करेंगे तो कितनी कंपनी में आप ऑडिटर हो? 20। तो ये तो अलाउड हो गया, कंपनीज एक्ट इसको अलाउ कर देगा। ओके,
मान लीजिए मिस्टर सी नाम का एक पर्सन है, वो 25 पब्लिक कंपनी में है, 0 स्मॉल कंपनी में, टोटल 25 कंपनीज में ऑडिटर है। क्या कंपनीज एक्ट इसको अलाउ करेगा? कंपनीज एक्ट इसको अलाउ नहीं करेगा। कंपनीज एक्ट ने क्या बोला? मैक्सिमम 20 कंपनी में ही आप ऑडिटर बन सकते हो, और स्मॉल कंपनी में होते तो हम नहीं गिनते, लेकिन आप तो पब्लिक कंपनी में हो ना, तो 20 की लिमिट क्रॉस कर रहे हो, तो कंपनीज एक्ट इसको अलाउ नहीं करेगा। अब आप केस समझना, मिस्टर डी नाम का पर्सन 10 पब्लिक कंपनी में ऑडिटर है, ये काउंटेबल है और 500 छोटी छोटी कंपनी में ऑडिटर है, तो टोटल 510 कंपनीज में ऑडिटर हो गया। कंपनीज एक्ट ने बोला कि स्मॉल कंपनी को तो हम गिनते ही नहीं है, अगर वो स्मॉल कंपनी को नहीं गिनेंगे तो ये तो अलाउड हो जाएगा कंपनीज एक्ट के हिसाब से। ऐसे तो बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट 1,000 कंपनियों के ऑडिटर बन जाएंगे, फिर क्वालिटी ऑफ वर्क कैसे बनेगा? और जो छोटे छोटे जूनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनको रोजगार कैसे मिलेगा? ऐसे केस में ICAI ने एंट्री मारी। ICAI का कहना है कि ये जो रूल आप लोगों ने लेफ्ट साइड में पढ़ा, ये तो कंपनीज एक्ट का रूल है। किसका रूल है? कंपनीज एक्ट का रूल है। फिर क्या हुआ? ICAI पिक्चर में आया और ICAI ने भी एक रूल बना दिया। ओके, रूल एज पर ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कहा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 कंपनीज में, कितनी कंपनी में? 30 कंपनीज में ऑडिटर बन सकता है, इससे ज़्यादा कंपनीज में ऑडिटर नहीं बन सकता है। और ICAI कहता है कि हम लोग 30 कंपनीज में इंक्लूड करते हैं सारी कंपनीज, चाहे वो छोटी कंपनी हो, चाहे वो बड़ी कंपनी हो, चाहे वो कैसी भी कंपनी हो, पब्लिक हो, स्मॉल हो, प्राइवेट हो या OPC हो। एक CA मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 कंपनी में ही ऑडिटर बन सकता है, ऐसा ICAI का रूल है। अब मुझे बताइए, सेम सर्कमस्टेंसेज में ICAI इसको, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट जो बना हुआ है, जो ICAI के रूल हैं, वो इसको अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे? ICAI है ना, ये वाला कॉलम देखता है टोटल का, ये टोटल 30 क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो बताइए, ICAI इस सर्कमस्टेंस में अलाउ कर देगा? यस। इसको अलाउ करेगा? नो। इसको अलाउ कर देगा? यस। इसको अलाउ करेगा? नो। फर्स्ट, मिस्टर ए को ICAI ने भी हरी झंडी दे दी और कंपनीज एक्ट ने भी हरी झंडी दे दी, तो मिस्टर ए वाली सर्कमस्टेंस को जब दोनों जनों ने अलाउ कर दिया तो ये सर्कमस्टेंस हो जाएगी अलाउड। मिस्टर बी को कंपनीज एक्ट ने तो अलाउ कर दिया, लेकिन ICAI ने मना कर दिया। ऐसी सर्कमस्टेंसेज में मिस्टर ए ये सर्कमस्टेंस में ऑडिटर नहीं बन सकता है, क्योंकि वो डिस्क्वालिफाइड पर्सन है, उसकी सेलिंग लिमिट ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है। मिस्टर सी को कंपनीज एक्ट ने हरी झंडी नहीं दी, कंपनीज एक्ट ने नहीं दी, ICAI ने हरी झंडी दे दी। बताइए, वो ऑडिटर बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों जनों के रूल्स फॉलो करना कंपलसरी है। और बताइए, मिस्टर डी जिसको ICAI ने हरी झंडी नहीं दी, कंपनीज एक्ट ने अलाउ कर दिया, क्या वो ऑडिटर बन सकता है? नहीं बन सकता। इसका मतलब ओनली केस नंबर 1 इज अलाउड, केस नंबर 2, केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4 आर नॉट अलाउड। या तो कंपनीज एक्ट ने मना कर रखा है या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट ने मना कर रखा है, और दोनों में से कोई भी पर्सन अगर मना कर देता है तो हम लोग ऐसे पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। क्या आप लोगों को ये चारों एग्जाम्पल समझ में आए? तो ये था हमारा डिस्क्वालिफिकेशन का पॉइंट नंबर 6
कि कौन पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता। तो लेफ्ट में जो आपके सामने दिख रहा है वो कंपनीज एक्ट में लिख रखा है, और राइट साइड में जो रूल है वो ICAI का रूल है। हमको ओवरऑल दोनों रूल कंप्लाई करते हुए निर्णय लेना होगा। तो आप जब भी किसी CA को अलाउ करें या डिसअलाउ करें, ऐसी सिचुएशन में आप दोनों रूल फॉलो जरूर करना। ये जो भी लिमिट है 30 कंपनी की, 20 कंपनी की, वो पर पर्सन है। अगर एक पार्टनरशिप फर्म है तो इसमें लिमिट को मल्टीप्लाई करना किससे? नंबर ऑफ क्वालिफाइड पार्टनर से। क्वालिफाइड पार्टनर का मतलब समझ रहे हो ना, जो CA हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस वाले, उनसे ही मल्टीप्लाई करना। अगर 5 पार्टनर में से एक पार्टनर CS हैं तो 5 से मल्टीप्लाई मत करना, 4 से ही मल्टीप्लाई करना। ओके, तो फर्म के केस में हमारी लिमिट बन जाएगी, लिमिट जो पर पर्सन दे रखी है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे नंबर ऑफ क्वालिफाइड पार्टनर से। ओके फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन ये था कौन पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता। तो चलिए हम लोग इसको पॉइंट नंबर 7 पर लेके जाते हैं। पॉइंट नंबर 7 का क्या कहना है देखते हैं। कौन पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता? पॉइंट नंबर 7, एक पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता है। कौन सा वाला? एक पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता है। कौन? अ पर्सन who is convicted for offense of fraud by court, disqualified for 10 years। पॉइंट नंबर 7 को ध्यान से देखना। पॉइंट नंबर 7 बड़ा ही आसान है। एक व्यक्ति को धोखाधड़ी के आरोप में कोर्ट ने अपराधी घोषित कर दिया। कोर्ट ने ये मान लिया कि मिस्टर ए नाम का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो धोखाधड़ी का आरोपी है, मतलब उसने धोखाधड़ी का अपराध किया है। तो एक पर्सन हु इज कॉन्विक्टेड बाय फॉर ऑफेंस ऑफ फ्रॉड, और उसको कॉन्विक्ट का मतलब अपराधी घोषित करना। किसने किया उसको अपराधी घोषित? कोर्ट ने। कोर्ट ने बोल दिया मिस्टर ए धोखाधड़ी में अपराधी घोषित किया जाता है, इसको सजा दो, पेनल्टी लगाओ, कुछ भी करो, वो अलग बात है। हमारे यहाँ पे क्या लिख रखा है? फाइल में कोर्ट ने ऑर्डर में लिख दिया मिस्टर ए जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो धोखाधड़ी का आरोपी अपराधी घोषित किया जाता है। तो जिस दिन कोर्ट ने उसको अपराधी मान लिया उस दिन से लेके 10 सालों तक वो पर्सन किसी भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता है। किसी भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता है। आप समझ गए ना? एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक है CA मिस्टर ए। ये मिस्टर ए जो CA है इसने क्या किया? कोई GST में फोर्स्ड बिल बना के फर्जी इनपुट क्रेडिट दिलवाई किसी क्लाइंट को। GST डिपार्टमेंट को पता चल गया, सरकार बेवकूफ़ तो है नहीं, तो GST डिपार्टमेंट ने मिस्टर ए को गिरफ्तार करवा दिया और मिस्टर ए को कोर्ट में पेश किया। तो जब कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि मिस्टर ए ने वास्तव में धोखा किया है, फ्रॉड किया है और मिस्टर ए को अपराधी माना जाता है, ऐसा कहते ही मिस्टर ए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा किसी भी कंपनी में ऑडिटर बनने के लिए 10 सालों के लिए। तो मिस्टर ए अब 10 साल तक किसी भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता है। चलते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ। पॉइंट नंबर 8 क्या कह रहा है ये भी ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर ऐसा बोल रहा है 8 कि एक पर्सन या फिर एक पार्टनरशिप फर्म जिसको तुम ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हो, उसका अपनी कंपनी के साथ में, जिस कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट करना है, इसकी सब्सिडरी कंपनी के साथ में, इसकी होल्डिंग कंपनी के साथ में,
इसकी एसोसिएट कंपनी के साथ में और इसकी को सब्सिडरी कंपनी के साथ में। को सब्सिडरी का मतलब समझ रहे हो, ए कंपनी की दो सब्सिडरी है बी और सी, तो बी और सी आपस में को सब्सिडरी कहलाती है। तो अगर एक पर्सन या फिर फर्म जिसको तुम हमारी कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हो, उस पर्सन या फर्म का हमारी कंपनी, हमारी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट और को सब्सिडरी कंपनी के साथ में बिजनेस रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? देयर इज बिजनेस रिलेशन बिटवीन अ पर्सन एंड द कंपनी। तो ऐसी सिचुएशन में उस पर्सन को हम लोग ऑडिटर अपॉइंट नहीं करेंगे। हम लोग उस पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट नहीं करेंगे। तो जब भी कोई कंपनी है, उस कंपनी का और एक पार्टनरशिप फर्म का कोई बिजनेस रिलेशन है, बिजनेस रिलेशन का मतलब है उनके बीच में कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम मानते हैं कि इनके बीच में बिजनेस रिलेशन है और ये पर्सन और फर्म ऑडिटर नहीं बन पाएंगे उस कंपनी के। ओके, अभी बिजनेस रिलेशन के लिए क्या बोल रखा है कि बिजनेस रिलेशनशिप में दो चीजें इंक्लूड नहीं होती है। बिजनेस रिलेशन में हम लोग दो तरह के ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर कोई भी कमर्शियल नेचर का ट्रांजैक्शन है जो कि प्रोफेशनल सर्विस है, प्रोफेशनल सर्विस है, जस्ट लाइक मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कंपनी है और निखिल मेहता रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को इनकम टैक्स से रिलेटेड कंसल्टेंसी देता है। रिलायंस को जब भी जरूरत होती है तो निखिल मेहता रिलायंस कंपनी को इनकम टैक्स से रिलेटेड कंसल्टेंसी देता है। तो बताइए, निखिल मेहता और रिलायंस के बीच में बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं भाई। बिजनेस रिलायंस का हो जरूरी थोड़ी ना है क्या? निखिल मेहता का रिलेशन बिजनेस भी तो बिजनेस है, लेकिन इसको है ना ICAI ने अलाउ कर रखा है। तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको? वो वाली प्रोफेशनल सर्विसेज जो कि ICAI ने अलाउ कर रखी है, अलाउड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, इस तरह के कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो हम आपको पॉइंट नंबर 8 में डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। ओके, फिर बात आती है सेकंड पॉइंट की कि अगर कोई ट्रांजैक्शन है, वो जो ट्रांजैक्शन चल रहा है दोनों पार्टियों के बीच में, वो ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहा है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो ट्रांजैक्शन हो रहा है और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो जो ट्रांजैक्शन हो रहा है एट आर्म लेंथ प्राइस। एट आर्म लेंथ प्राइस वो ट्रांजैक्शन हो रहा है। आर्म लेंथ प्राइस का मतलब समझते हो? नॉर्मल रीजनेबल मार्केट प्राइस के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है और वो मार्केट प्राइस पे हो रहा है और वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, ऐसी परिस्थिति में हम लोग ऑडिटर को डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। एक छोटा एग्जांपल इसका अपन लोग ले सकते हैं। मान लीजिए ताज होटल्स ग्रुप है, निखिल मेहता ताज होटल ग्रुप के एक रूम में रुका हुआ है, उसने रूम में स्टे किया है, उसने रूम को ऑक्यूपाई किया है। तो निखिल मेहता और ताज होटल के बीच में तो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया। लेकिन ताज होटल दूसरे कस्टमर से भी 1 लाख रुपए लेती है और निखिल मेहता से भी उसने 1 लाख रुपए लिए हैं। तो ऐसे केस में क्या निखिल मेहता ताज होटल का ऑडिटर बन सकता है? द आंसर इज यस, बन सकता है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का ट्रांजैक्शन मतलब जैसा हम दूसरे कस्टमर के साथ रेगुलर ट्रांजैक्शन करते हैं वो ट्रांजैक्शन है, और ये ट्रांजैक्शन है आर्म लेंथ प्राइस पे। कौन सी प्राइस पे? आर्म लेंथ प्राइस पे। मतलब नॉर्मल रीजनेबल मार्केट प्राइस से दूसरों से भी 1 लाख रुपए ले रहे हो, मेरे से भी 1 लाख रुपए ले रहे हो, ऐसे सिचुएशन में यह अलाउड है। तो हम लोग बिजनेस रिलेशन में इन दो सिचुएशन में ऑडिटर को डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। हमारा क्वेश्चन ये था कि कौन पर्सन
ऑडिटर बन सकता, उसके अपने को पढ़ने थे 13 पॉइंट्स, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं 8 पॉइंट्स। आई होप आप लोगों को ये 8 पॉइंट समझ में आए होंगे। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक बार फिर मिलेंगे, पॉइंट नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।